दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी क्रम में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। उस टॉपिक का नाम है जातीय शासन व्यवस्था। जातीय शासन व्यवस्था क्योंकि झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और इन 32 जनजाति की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग समाज है और अलग अलग इन 32 जनजातियों का शासन व्यवस्था है। उन्हीं 32 जनजाति में कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की शासन व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे, जो आपका जातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि इस जातीय शासन व्यवस्था में हम किसे किसे पढ़ेंगे, किस किस को पढ़ेंगे, उसे हम देखते हैं। क्रमबद्ध रूप से हम लोग पढ़ते चलेंगे। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जातीय, ठीक है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, पंचायत शासन व्यवस्था। अब इसके बारे में हम लोग इसमें किस किस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक को हम लोग देखते चलेंगे एक एक करके। हम लोग देखेंगे भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था, मतलब भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था, भूमि जनजाति शासन व्यवस्था, या आप कह सकते हैं कि भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था। तो हम यहाँ की छोड़ दे रहे हैं, कि ही लिख दीजिए आप। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था, ठीक है। भूमिज के बाद हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। किसको देखेंगे? गोंड जनजाति सेम की शासन व्यवस्था, ठीक है। गौंड जनजाति की शासन व्यवस्था, इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उराव जनजाति की शासन व्यवस्था। इस क्षेत्रीय में जातीय पंचायत में उरावों की जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे। उराव जनजाति की शासन व्यवस्था, ठीक है। उराव जनजाति की शासन व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। फिर गोड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहले एक लिस्टेड तैयार करते हैं किसे किसे हम लोग पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्रम से आगे भी पढ़ेंगे। गोड़ाइत के बाद हम लोग देखेंगे उन 32 जनजातियों में कुछ गिने चुने लोग हम लोग देखेंगे। गोड़ाइत हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद कंवर के बाद करमाली, एकदम नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, रिवीजन के बाद बहुत ही मददगार साबित होगा। करमाली जनजाति शासन व्यवस्था, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे करमाली के बाद हम लोग देखेंगे कोरवा, ये भी एक जनजाति है झारखंड की। कोरवा जनजाति की शासन व्यवस्था। उसके बाद हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल जनजातीय शासन व्यवस्था। कोल के बाद हम लोग खोंड पढ़ेंगे। खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था, ठीक है। ये हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सेम इसी जनजातीय ही लिखाएगा, इसमें की लिखाएगा, इसमें शासन है, सेम है, ठीक है। एज इट इज इसको उतार देना है आपको। अब हम देख रहे हैं खोंड के बाद हम लोग खोंड देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोल भी देख लिए, खोंड भी देख लिए। उसके बाद खरवार की देखेंगे। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था।
इसके बारे में उसके बाद हम लोग देखेंगे असुर। इसको हम फिर से हम साफ करते हैं, आप लोग आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलिएगा। खरवार के बाद हम लोग देखेंगे असुर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? असुर के बारे में। ठीक है, असुर। ठीक है, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था, सेम एज इट इज आपको उतारना है। ये आपका जस का तस हम यहां मिटा दिए, लेकिन आप लोग आगे इसी क्रमबद्ध को आगे बरकरार रखिएगा। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। असुर के बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे चेरो, बेंगा। ये आपका चेरो जनजातीय, चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था, बेंगा। ठीक है, बेंगा जनजाति की शासन व्यवस्था, बेंगा जनजाति। फिर बिरहोर देखेंगे, कौन सा? बिरहोर, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था। बिरहोर के बाद देखेंगे कि बहुत सारा और भी जो आपका है जनजाति लोग हैं झारखंड में, जिसकी समाज, जिसकी शासन व्यवस्था अलग अलग है। तो बिरहोर के बाद हम लोग देखेंगे चिक बाइक। कौन? चिक बड़ाइक। ये जो है चिक बड़ाइक, ये आप देखें चिक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, चिक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था। लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था, लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, लोहरा, असुर, चेरो, बेंगा, बिरहोर, चिक, चिक बड़ाइक, इसको एक नाम बोलेंगे चिक बड़ाइक। उसके बाद लोहरा। ठीक है, लोहरा। उसके बाद है सबर, सबर जनजाति, सबर जनजाति की शासन व्यवस्था। फिर माल पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, माल पहाड़िया, ये भी आपका एक झारखंड की जनजाति है। माल पहाड़िया, सबर हो गया आपका, माल पहाड़िया हो गया। फिर सौरिया पहाड़ी, सौरिया पहाड़िया, क्या है? सौरिया पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, सौरिया के बाद हम लोग देखेंगे एक जो है परहिया, परहिया। सौरिया के बाद एक आपका है परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था। क्या है? परहिया जनजाति की शासन, परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, परहिया हो गया। उसके बाद एक देखेंगे महली जनजाति। कौन सी? महली जनजाति। ठीक है, एक आखिरी हम लोग देखेंगे महली जनजाति की शासन व्यवस्था। इसे आखिरी में आप नोट कर लें, महली, यही लिख दे रहे हैं, महली, महली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से हम लोग इस जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी जनजाति शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत रखा जाता है, और इसी के अंतर्गत हम लोग इन तमाम शासन व्यवस्था को, इन तमाम जनजातीय की शासन व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से आपसे 2 सवाल पूछा जाएगा। कितना? 2 सवाल पूछा जाएगा। और 2 सवाल आपको, 2 सवाल के लिए आपको इन टॉपिकों को भी टैकल करना पड़ेगा। बहुत ही छोटा छोटा है, ज्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा तनाव नहीं लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसका हम देखते हैं किस प्रकार से हम लोग देखने का बात किए। अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था, जो हमने पहला शासन व्यवस्था को लिस्ट किया था या बनाया था। यहां तक ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं भूमिज शासन व्यवस्था की। अब हम लोग भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए, भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था, भूमिज जनजाति शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था।
ठीक है, भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था या भूमि जनजाति शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बिंदु आपके प्री के लिए निकल सकता है। तो भूमि जनजाति अगर हम देखें तो भूमि का जो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भूमि का अर्थ क्या होता है, तो यहां हम एक अगर अर्थ इसकी बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो भूमि का अर्थ होता है भूमि से जन्म लेने वाला। क्या होता है? भूमि का अर्थ होता है भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि से जन्म लेने वाला। यहां से एक नंबर का पॉइंट आपसे यहां सवाल पूछा जा सकता है, भूमि से जन्म लेने वाला, उसी को कहते हैं भूमिज। ठीक है, यह भूमि जनजाति 32 जनजातियों में महत्वपूर्ण जनजाति भी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो भूमि जनजाति है, अब हम देखते हैं कि भूमि जनजाति झारखंड के किस किस क्षेत्र में इसका आश्रय स्थल है, किस किस क्षेत्र में निवास करते हैं। इस अगर देखा जाए कि झारखंड की जो भूमि जनजाति है, ये झारखंड का जो भूमि जनजाति है यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह के, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह के, तो हम यहां बात करते हैं कि किस समूह से संबंधित रखते हैं। ठीक है, किस समूह से रखते हैं संबंधित, तो झारखंड की प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, झारखंड की प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलायड समूह से संबंधित रखते हैं या संबंधित होते हैं। ठीक है, ये संबंधित किससे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से। तो कहीं ना कहीं ये भूमि जनजाति जो है किस श्रेणी की, किस कैटेगरी में आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में आता है, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्र किधर किधर, झारखंड में इसका क्षेत्र किधर किधर है। ठीक है, इसका निवास मतलब रहते किधर, कौन कौन सा झारखंड के एरिया में, कौन कौन सा जिला में निवास करते हैं, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कोडरमा, कोडरमा जिला में भी आपका ये आपको भूमि जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, कोडरमा से आगे आप जाएंगे तो हजारीबाग, हजारीबाग भी आपको मिल जाएगा, हजारीबाग में भी यह जनजाति आपको दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद हजारीबाग के आगे हम देखेंगे तो ये चतरा जिला में भी आपको मिलेगा, चतरा जिला। ठीक है, कोडरमा में, हजारीबाग, चतरा, चतरा जिला के जस्ट आगे हम लोग जो मैपिंग हम लोग पढ़े थे उसी मैप के हिसाब से हम लोग किनारे किनारे हिसाब से हम देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा। और ये जो भूमि जो जनजाति आपका पलामू में भी निवास करती है, कहां पे? पलामू जिला में। तो पलामू में भी आपका यह जनजाति दिखाई पड़ेगी। पलामू के बाद आप देखेंगे कि ये जो लातेहार है, लोहरदगा के जस्ट बगल में देखेंगे यहां लातेहार, तो लातेहार जिला में भी आपको यह जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, लातेहार के बाद एक आपका रांची, रांची में तो मिलेगा, रांची जो सेंटर है, केंद्र है, तो रांची में भी आपको भूमि जनजाति मिल जाएगी। रांची के बाद हम देखेंगे सिंहभूम में, कहां पे? सिंहभूम। ठीक है, तो रांची हो गया, सिंहभूम हो गया। और एक फाइनली आप देखेंगे कि जो हमारा धनबाद जिला है, तो धनबाद में भी भूमि जनजाति निवास करती है, भूमि जनजाति निवास करती है किस जिला में? धनबाद जिला में। ठीक है, भूमि जनजाति। और एक आपका आप देखेंगे गुमला जिला, गुमला जिला में भी ये पाया जाता है। कौन? गुमला जिला में निवास करती है। तो इस प्रकार से आप देखें, बहुत इस प्रकार से हम लोग देखें कि भूमि जनजाति किस किस क्षेत्र में निवास करती है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भूमि जनजाति, स्टेटमेंट देके भी सवाल पूछा जा सकता है। थोड़ा अगर जेपीएससी ट्विस्ट करेगी सवाल को तो स्टेटमेंट दे देगा और पुट में बना देगा सवाल को, कह देगा कि भूमि जनजाति कोडरमा में पाई जाती है। भूमि जनजाति का जो विस्तार है या गढ़वा जिला में है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको कूट बना करके, स्टेटमेंट बना करके कूट में तब्दील कर देगा और आपको कूट का चयन करना पड़ेगा। तो इस जिला को भी याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल का सवाल होता है। ठीक है, आपका माइंड को परखा जाता है पीटी में। अब हम यहां बात करते हैं कि ये क्षेत्र देखिए,
अब इन लोगों का एक जातीय व्यवस्था होता है, हर एक जाति का अपना एक व्यवस्था होता है संचालन करने के लिए। तो इसका भी, भूमिजों का भी एक जातीय व्यवस्था थी, जातीय शासन व्यवस्था थी, या हम लोग यूं कहें पंचायत व्यवस्था थी। ठीक है, पंचायत व्यवस्था या जातीय व्यवस्था। जातीय व्यवस्था देखा जाए, जातीय व्यवस्था कहने का मतलब इस बात को भी कह सकते हैं जातीय पंचायत, या हम लोग कह सकते हैं जातीय पंचायत को ही हम लोग कह सकते हैं पंचायत व्यवस्था। ठीक है, पंचायत व्यवस्था जो हमारा हर एक गांव में होता है, हर एक समाज में होता है। ठीक है, तो जातीय पंचायत भी होती है। अब इस जातीय पंचायत में हम देखेंगे कि जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है, मतलब इस समाज का जो पंचायत है, समाज का जो पंचायत है, इसका जो प्रमुख होता है, इस जातीय पंचायत का प्रमुख अगर देखा जाए, यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इसका जो प्रमुख है, अगर हम प्रमुख की बात करें, उस प्रमुख को कहा जाता है प्रधान। क्या बोला जाता है? प्रधान। उस प्रमुख को बोला जाता है भूमिज जनजाति में प्रधान। ठीक है, प्रधान। तो अगर सीधा सीधा सवाल आए कि जातीय पंचायत, भूमिज जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, तो जातीय पंचायत के जो प्रमुख होते हैं प्रधान होते हैं। या आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भूमिज जनजाति की समाज व्यवस्था के, समाज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख कौन होते हैं या प्रमुख कौन होते हैं, तो आपका सवाल ये उत्तर होगा प्रधान। क्या होगा? उत्तर प्रधान। तो जातीय पंचायत के प्रमुख कौन थे? प्रधान थे। अब इसी प्रधान को हम, ये प्रधान जो चुना जाता था, ये वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत, वंशानुगत होता था। ये प्रधान का जो चयन होता था, ये चयन तो होता ही नहीं था, लेकिन जो एक बार इस गद्दी पर बैठता था, इस प्रधान के पद पर बैठता था, वह वंशानुगत होता चला जाता था। इस भूमि जनजाति में जातीय व्यवस्था ऐसी थी, पंचायत व्यवस्था इन लोगों की ऐसी ही थी। जातीय पंचायत या पंचायत व्यवस्था हम लोग इसे कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रधान में देखेंगे कि जितने भी मामला पंचायत से संबंधित, जितने भी गांव में मामला आते थे, सभी मामला का निपटारा, सभी मामलों को इस जातीय पंचायत के द्वारा निपटाया जाता था। ठीक है, ये सभी मामला कौन देखरेख करता था? जातीय पंचायत। जातीय पंचायत अर्थात किसके निगरानी में? प्रधान के निगरानी में। ठीक है, तो ये जो वंशानुगत था, प्रधान कैसा पद था? वंशानुगत था। अब हम बात करते हैं कि इन समाज में एक परंपरा, रीति रिवाज चलती आ रही थी। रीति रिवाज क्या थी? परंपरा क्या थी? तो परंपरा क्या थी कि अभी भी परंपरा है मौजूद हमारे यहाँ, वर्तमान समय में यह परंपरा मौजूद है। आप देखेंगे कि हर एक समाज में पैतृक जो संपत्ति होता है, पैतृक संपत्ति मतलब होता है पिता का जो संपत्ति होता है, वो पिता का जो भी संपत्ति होता है, भाइयों में बराबर बराबर बंटवारा किया जाता है। सोचिए, आज से पहले भी इस व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज में भी यह जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इन व्यवस्था से भी हमारा समाज प्रतिबिंबित होता है, देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि इन लोगों का दिमाग बहुत ही बेहतर ढंग से, आप समझ सकते हैं कि अपने समाज का संचालन किस प्रकार से कर रहे थे। तो यहां आप देखें, इनकी एक परंपरा कहें, हम परंपरा यूं कह दे रहे हैं। परंपरा कहने का मतलब परंपरा का ये रीति रिवाज। तो परंपरा अगर देखा जाए तो भाइयों के बीच में जो पैतृक संपत्ति होती थी, पैतृक संपत्ति, ये पैतृक संपत्ति भाइयों के बीच में बंटवारा होता था। ठीक है, भाइयों के बीच में बराबर, इक्वल रूप से, बराबर रूप से बंटवारा होता था, बंटवारा। ठीक है, ये परंपरा ही कहें। अगर अगर पुत्र नहीं है, ठीक है, अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो वो जो पैतृक संपत्ति होता था पुत्री को दिया जाता था। ठीक है, किसके नाम पर? उस लड़की के नाम पर, उस बेटी के नाम पर, जो पिता का इकलौती बेटी हो या एक से अधिक बेटी हो। उन बहनों में भी क्या किया जाता था? संपत्ति को बांटा जाता था। अभी भी देखेंगे कि भाइयों के बीच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बंटवारा अभी वर्तमान समय में होता है। अब हम लोग इस परंपरा को देखने का प्रयास किए
अब इसी परंपरा में हम देखेंगे कि इस भूमिज को एक समय बोला जाता था चुहाड़। क्या बोला जाता था? चुहाड़। ये आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है, ये भूमिजों को पहले एक समय था प्राचीन काल में, उस समय भूमिजों को बोला जाता था चुहाड़। क्यों बोला जाता था भाई? तो इसलिए बोला जाता था क्योंकि वह एक घने जंगल में निवास करता था। ठीक है, इसलिए बोला जाता था क्योंकि घने जंगलों में रहते थे, निवास करते थे। तो भूमिजों को क्या बोला जाता था? इसे भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। भूमिज इक्वल्स टू, हम बराबर लिख दे रहे हैं, भूमिजों को चुहाड़ बोला जाता था। चुहाड़, एक समय क्या बोला जाता था? चुहाड़। क्यों बोला जाता था भाई? तो ये जंगलों में निवास करते थे। चुहाड़ जंगलों में निवास करने के कारण ही इस भूमिजों को चुहाड़ बोला जाता था। और वर्तमान समय भी अभी देखिएगा बहुत सारे लोग अभी तुतु में होता है तो थोड़ा सा अभी भी चुहाड़ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये भूमिज का चुहाड़। देखिए ये जो आपका भूमि जनजाति है, भूमि जनजाति एक माना जाता है कि हिंदू जाति का एक संस्करण है, एक हिस्सा है, तब्दील किया जाता है तो हिंदू का संस्करण माना जाता है। तो भूमिजों को क्या माना जाता है? भूमिजों को, यहां भी हम इक्वल्स लिख दे रहे हैं, भूमिजों को हिंदू जाति का संस्करण माना जाता है। क्या? हिंदू जाति का संस्करण, मतलब हिंदू जाति का संस्करण, हिंदू जाति का संस्करण। ठीक है, मतलब हिंदू जाति से जो तब्दील किया जाता था एक भूमिजों को, यह माना जाता था कि भूमिज भी हिंदू है तो उसी का संस्करण रूप है, हिंदुओं का ही एक संस्करण है, तब्दील किया हुआ रूप है भूमिज, जनजाति नहीं माना जाता था। तो इसीलिए हिंदू जाति का संस्करण भी भूमिजों को बोला जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, ये चुहाड़ को याद रखने की आवश्यकता है, हिंदू जाति की संस्करण को याद रखने की आवश्यकता है, और भूमिज का अर्थ और किस किस क्षेत्र में, और जातीय व्यवस्था इसकी कैसी थी। और एक बहुत बड़ी चीज थी कि इनकी व्यवस्था में, इनके शासन व्यवस्था में समान गोत्र में विवाह करना वर्जित होता था। एक ही गोत्र के व्यक्ति में विवाह करना वर्जित था, इसे भी आप याद रखेंगे। समान गोत्र में विवाह करना वर्जित था। क्या था? वर्जित था। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग गोत्र से अगर विवाह करता था तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, समान गोत्र में विवाह नहीं होता था, किस समान गोत्र में विवाह करना वर्जित था। तो ये जो वर्जित था, किस जनजाति की बात हम लोग चल रहा है? भूमि जनजाति की। अगर ऐसा कोई काम, ऐसा कोई व्यक्ति इस कानून का, इस नियम का उल्लंघन करता था, ठीक है, तो उसको एक आपराधिक श्रेणी में रखा जाता था और उसे दंडित भी किया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग भूमि जनजाति शासन व्यवस्था में देखने का प्रयास किया कि इस प्रकार से आपसे सवाल यहां से बन सकता है। अब भूमि के बाद हम लोग देखेंगे गौंड जनजाति की शासन व्यवस्था। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ पाए होंगे। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें जातीय व्यवस्था में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला जनजाति की शासन व्यवस्था। अब भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था अगला के बाद हम लोग देखेंगे गौंड जनजाति की शासन व्यवस्था। कौन सा? गौंड जनजाति की शासन व्यवस्था। गौंड जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, गौंड जनजाति शासन व्यवस्था। अब ये जो गौंड जनजाति है, भारत का एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। गौंड जनजाति, गौंड जनजाति ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है। और इसी आप देखेंगे कि यह जो गौंड जनजाति है, यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के जनजाति मानी जाती है। भारत की एक प्रमुख जनजाति, भारत की एक प्रमुख जनजाति। ठीक है, और यह किस समूह में आती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में भी यह जनजाति
आती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में भी समूह से इसका संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं कि गोंड जनजाति भी भारत की एक प्रमुख प्रजाति है। अब हम बात करते हैं इस जनजाति को किस समूह में रखा जाता है, तो आप देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से भी यह जनजाति संबंधित रखती है। अब यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बाद देखेंगे कि इस गोंड जनजाति का विस्तार झारखंड में किस किस क्षेत्र में है। तो इसका विस्तार अगर देखें, इसका क्षेत्र अगर देखें, अगर इसका क्षेत्र देखें तो पूरा भारत के संदर्भ में अगर इस जनजाति की बात करें तो भारत के संदर्भ में देखेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ इसका गोंड जनजाति का विस्तार है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ में यह जनजाति पाई जाती है। लेकिन झारखंड में देखेंगे, अगर हम झारखंड की बात करें, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो क्षेत्र हम देखें तो आपका पाया जाएगा रांची जिला में। कहां? रांची जिला में गोंड जनजाति मिल जाएंगे। फिर सिंहभूम और पलामू, सिंहभूम जिला में मिल जाएंगे और पलामू जिला में भी झारखंड में मिल जाएंगे। और साथ साथ भारत के स्तर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस जनजाति का एक आश्रय है, वहां अधिकाधिक विस्तार है, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन झारखंड में देखें तो 3 जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, रांची, सिंहभूम, पलामू। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका गोंड जनजाति का विस्तार देखे, क्षेत्र में देखे। अब इससे क्या क्या सवाल बन सकता है, तो अगर हम देखेंगे कि इस समाज में अब गोंड जनजाति है तो इन लोगों का एक गोंड गांव भी होगा। प्रत्येक गांव मतलब, प्रत्येक गांव का मतलब गोंड का जो गांव होता था, गोंड गांव। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव, ठीक है, गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति का जो प्रत्येक गांव था, जिस गांव था गोंड गांव के नाम से ही पुकारा जाता था। तो प्रत्येक गांव अर्थात गोंड गांव, ठीक है, अर्थात गोंड गांव। तो गोंड गांव में देखेंगे कि एक पंचायत होता था, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था। कौन सा? गोंड जाति पंचायत। कौन सा? गोंड जाति पंचायत, गोंड जाति पंचायत। गोंड गांव में अर्थात प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती थी, उस पंचायत का नाम होता था गोंड जाति पंचायत। इसको याद रखिएगा, गोंड जाति पंचायत। अब इस गोंड जाति पंचायत में अगर हम देखें तो गोंड जाति पंचायत का जो प्रमुख होता था, जो प्रधान होता था, अब गोंड जाति पंचायत में देखेंगे गोंड जाति का जो प्रधान, अगर मुखिया देखें तो इसका बोलते हैं बेंगा। क्या बोलते हैं? गोंड जाति का प्रधान। अगर हम इसका प्रधान देखें तो ये होता है बेंगा। क्या होता है? बेंगा। ठीक है, बेंगा। इसी को सयाना भी बोला जाता है, इसको बेंगा को सयाना कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सयाना। मतलब गोंड जाति पंचायत के जो प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं, उसे क्या कहते हैं? बेंगा कहते हैं। और उसी बेंगा को हम लोग सयाना, हम लोग नहीं, ये भूमि जनजाति, ये गोंड जनजाति के लोग कहते थे सयाना। क्या कहते थे? सयाना। तो आपका यहां से एक सवाल बनने की गुंजाइश बनती है। अब यहां देखते हैं बेंगा को ही हम लोग सयाना बोलते थे। अब बात यह आती है कि गोंड जाति पंचायत में कौन कौन से सदस्य भाग लेते थे। गोंड जाति जो पंचायत बनती थी तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते थे। तो गोंड जाति पंचायत में देखिएगा कि प्रत्येक परिवार का जो मुखिया होता था, जैसे हर एक परिवार का एक लीडर होता है जो आपका घर को संचालन करता है, जैसे पिता ही होंगे, दादा ही होंगे, जो भी होंगे, तो जो संचालन करता है, जो आपके घर के जो मुखिया हैं, उस मुखिया को क्या करता था कि गोंड जाति का सदस्य होते थे। ठीक है, इसका समूह होता था। तो इसमें जो भाग लेता था गोंड जाति पंचायत में, वह प्रत्येक परिवार के मुखिया भाग लेते थे। प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता था गोंड जाति पंचायत का। ठीक है, सदस्य, प्रत्येक परिवार का मुखिया इसमें शामिल होता था। और इनमें से भी जो प्रधान होता था वह बेंगा कहलाता था, जिसे उन लोग सयाना भी कहते थे। अब ये गोंड जाति, अब जब ये जाति व्यवस्था सिस्टम की तो इसका एक अपना एक मामला, आप देखें कि इस पंचायत का क्या क्या कार्य था, कि किस किस मामला को देख रेख करते थे, किस किस मामला को ये निपटाते थे। तो इसका अगर हम देखें मामला को, तो ये कौन कौन सा मामला हल करते थे।
तो मामला जो निपटाते थे, इसके पास जो मामला आता था या मामला जो निपटाने का काम करता था, तो मामला हम देखें तो इस मामला में देखेंगे चोरी ये होता था, चोरी, ठीक है, अपहरण, ये चोरी था, बलात्कार का भी मामला देख रेख करता था। उसके बाद बलात्कार के बाद देखेंगे बलात्कार, संपत्ति का बंटवारा, अगर डायन से संबंधित अगर कोई मामला पंचायत में पहुंचती थी तो उसका भी समस्या का निदान किया जाता। डायन जो है कभी कहीं ना कहीं देखेंगे, ये तो प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं किसी भी गांव में अभी भी प्रचलन मौजूद दिखती है। अगर कोई महिला में अगर देखा जाए कि डायन का वो रूप धारण या डायन कहा जाता है महिलाओं को, तो ऐसा देखिए कि अभी भी ऐसा एक पिछड़ा समाज देखने को मिलेगा कि फाइनली क्या किया था, उस महिला को डायन के नाम पर उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, समाज से बहिष्कृत भी किया जाता है। तो अभी भी देखिएगा कि डायन प्रथा अभी भी हमारे समाज में एक प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित है। तो ये जो डायन का जो मामला आता था इस गोंड जाति पंचायत में, इस मामला को भी निपटारा इन लोग करते थे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग तलाक का जो मामला, तलाक, डाइवोर्स का जो मामला, तलाक का जो मामला भी आता था, तो इसकी देखरेख कौन करते थे? ये गोंड जाति के पंचायती निगरानी करते थे। कौन? बेंगा या सयाना। अब यहां देखेंगे अनैतिक अगर यौन संबंध अगर स्थापित होता था तो उसे भी दंडित करने का काम करते थे ये जाति पंचायत, इस गोंड जाति पंचायत में। तो ये जो अनैतिक यौन संबंध भी बहुत सारे इस मामला में देखे, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे ये देखते थे। लड़ाई झगड़ा जो होता था उसका भी मामला जाति पंचायत में निपटारा करता था। ये कॉमन चीज है, चोरी आप देखेंगे, बलात्कार देखेंगे, इन तमाम बातें बेंगा के द्वारा सुलझाया जाता था, समझाया जाता था। अब हम बात करते हैं कि इस गोंड जनजाति में, इस गोंड जाति पंचायत में या इस गांव के जितने भी अगर कोई व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता था समाज से, अगर कोई व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था तो उसको क्या किया जाता था, किस परिस्थिति में फिर उसको मिलाया जाता था? तो बहिष्कृत हुए परिवार को क्या दो काम करना पड़ता था, तभी समाज में उसे शामिल किया जाता था। तो दो काम क्या करना पड़ता था? एक तो क्षमा मांगना होता था इस पंचायत के सामने। दूसरा क्या होता था कि जाति समाज में एक जाति भोज का क्या करता था, एक मतलब जाति भोज का एक रखा जाता था, जाति भोज, ताकि सभी जाति को क्या किया जाता था, भोज खिला करके, क्योंकि उस समय एक सामूहिक रूप में खर्चा उठाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, एक बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होती थी। तो अपने आप में एक आर्थिक दंड के रूप में उसे भी देखा जाता था, जो उस वक्त इतनी बड़ी समूह को खिलाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक होना जरूरी होता था। तो उस वक्त बहुत बड़ा चीज था। तो आप देखेंगे कि यहां भी हम देखेंगे बहिष्कृत परिवार को क्या किया जाता था, बहिष्कृत परिवार को समाज में मिलाने के लिए दो काम होता था, दो काम इस परिवार को करना होता था। बहिष्कृत परिवार लिख देते हैं, या बहिष्कृत जो भी सदस्य हो या व्यक्ति हो, बहिष्कृत व्यक्ति ही लिखिए। कोई भी व्यक्ति को बहिष्कार किया जाता था समाज से अगर इन तमाम बातें, अगर ये मामला इस खास करके आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से अपराध के श्रेणी में इन्होंने रखा है। तो इतना मामला जो अनैतिक यौन संबंध है, संपत्ति का बंटवारा है, बलात्कार है, तो उन लोगों को भी समाज से बहिष्कृत भी किया जाता था। और समाज में मिलाने का दो ही इन लोगों के पास था, इस व्यक्ति के पास दो ही रास्ता था कि मिला कैसे जाए। तो एक तो क्षमा मांगना और दूसरा जाति भोज देना, जाति भोज का अवसर देना, जाति भोज देना, ठीक है, मतलब जाति भोज खिलाना उन तमाम व्यक्तियों को जो हमारे समाज के हैं, उस समाज के थे, अर्थात गोंड समाज के थे। तो इस प्रकार से इस बहिष्कृत व्यक्ति को इन दो कारणों से फिर से अपने परिवार में शामिल किया था, अगर ये दोनों काम ये व्यक्ति करता है गोंड समाज में। तो अब बात करते हैं कि ये जो है इस प्रकार से लोग देखे। अब यहां देखते हैं कि गोंड के वर्ग जो है, गोंड का वर्ग कौन कौन सा, ये 3 वर्ग में पाया जाता है। गोंड अगर देखें तो गोंड का जो 3 वर्ग है, गोंड का जो वर्ग है या गोंड
तरह से पाए जाते हैं। गोंड 3 प्रकार के होते हैं। तो जो गोंड का जो वर्ग है, ये जो वर्ग हम लोग देखें तो वर्ग आपका एक राजा होता था। वर्ग कौन? पहला वर्ग होता था राजा, दूसरा वर्ग होता था रैयत, और तीसरा वर्ग होता था गोंड समाज में जो वर्ग होता था, गोंड समाज में जो वर्ग होता था वह 3 वर्ग होता था। और 3 वर्ग में कौन कौन? पहला राजा, दूसरा रैयत और तीसरा मजदूर। क्या? मजदूर। क्या दोस्त? मजदूर। तो ये 3 वर्ग इस समाज में पाया जाता था, गोंड समाज में। अब उस वक्त राजा को जो कहते थे उस राजगोड़ बोलते थे, राजगोंड। इस राजा को राजगोंड कहा जाता था। क्या बोला जाता था? राजगोंड। और रैयत को जो बोला जाता था, रैयत को तो पटेल गोंड कहा जाता था, पटेल गोंड। ठीक है, रैयत को पटेल गोंड कहा जाता था। राजा को राजगोंड कहते थे और रैयत को क्या बोलते थे? रैयत को पटेल गोंड बोलते थे। और फाइनली मजदूर को जो बोलते थे घूरगोंड, घूरगोंड। ठीक है, घूरगोंड। तो इस प्रकार से देखें कि गोंड के भी 3 वर्ग हैं, एक राजा, रैयत और मजदूर। राजा, रैयत और मजदूर। अब हम बात करते हैं कि इसी समाज में, इसी गोंड परिवार में या गोंड समाज में संयुक्त परिवार होता था। अब संयुक्त परिवार मतलब देखेंगे कि इसी गोंड परिवार में संयुक्त परिवार को हम लोग क्या बोलते थे? गोंड जनजाति शासन व्यवस्था में जो गोंड का समाज होता था तो इसमें एक संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। क्या थी? संयुक्त परिवार की अवधारणा, संयुक्त परिवार थी, संयुक्त परिवार पाई जाती थी। और इसी संयुक्त परिवार को उन लोगों को बोला जाता था भाई बंद कहा जाता था। जो गोंड समाज में संयुक्त परिवार होता था उस संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता था। क्या बोला जाता था? भाई बंद। ये टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। भाई बंद। क्या? भाई बंद। अब संयुक्त परिवार, अब स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग संयुक्त परिवार आज भी हम लोग रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, ये संयुक्त परिवार में हम लोग रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त परिवार को उस वक्त बोला जाता था भाई बंद। अगर यही संयुक्त परिवार धीरे धीरे बड़ा रूप लेता था, जनसंख्या थोड़ा वृद्धि होता था, सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाती थी, तो इसी को उन लोगों ने नाम दिया बिरादरी। क्या नाम दिया? बिरादरी। तो भाई बंद, अगर इससे संयुक्त परिवार से भाई बंद अगर बड़ा होता था, भाई बंद का कहने का मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, तो उसको बोलते थे हम लोग भाई बंद, बिरादरी कहते थे। क्या बोलते थे? बिरादरी, बिरादरी कहा जाता था। तो आप समझ पा रहे हैं, संयुक्त परिवार ये बड़ा स्थिति में जब भाई बंद से बड़ा होता था, बड़ा रूप में हम लोग बोलते हैं, यहां लिख दे रहे बड़ा रूप। ठीक है, भाई बंद से मतलब संयुक्त परिवार से अधिक संख्या जब होती थी, तब्दील होती थी, तो हम लोग बोलते हैं उसको बिरादरी कहते थे। क्या बोलते थे? बिरादरी। हम लोग नहीं, गोंड समाज के लोग कहते थे। ठीक है, हम लोग तो बिरादरी अभी भी हम लोग बोलते हैं, बिरादरी अभी भी बोलते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग हैं। अभी भी यह प्रचलित भाषा, यह प्रचलित है, यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है हमारे समाज में, हम लोग के समाज में देखने को मिलता है इस शब्द का इस्तेमाल। अब हम लोग देखते हैं कि गोंड जनजाति इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास किए। अब गोंडों की एक अपनी भाषा होती है, गोंड की अपनी एक भाषा होती है, वह भाषा क्या है? गोंड ही है। मतलब गोंड जनजाति की एक भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, और वह भाषा का नाम है गोंड। लेकिन झारखंड के गोंड में, झारखंड की गोंड की भाषा अगर देखें तो उन लोगों का थोड़ा अंतर क्या है कि वर्तमान समय में उन लोग नागपुरी और सदान बोलते हैं, नागपुरी और सदान। बट यहां लिख दे रहे हैं, बट झारखंडी गोंड क्या क्या बोलते हैं? सदान और नागपुरी भाषा वर्तमान समय बोलते हैं, सदान और नागपुरी भाषा बोलते हैं, नागपुरी। ठीक है, भाषा बोला जाता है, भाषा बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वैसे तो भारत के स्तर पर जितना भी आप देखेंगे, एमपी, छत्तीसगढ़ इधर जो है, उन लोगों की तो अपनी जो भाषा है वह गोंडी है। लेकिन क्या है कि झारखंड में जो झारखंडी जो गोंड निवास करते हैं तो मिश्रित रूप देखते हैं, सदान भाषा भी बोलते हैं, और आप देखेंगे नागपुरी। सदान भाषा अर्थात सादरी हम लोग देखेंगे। क्या? सादरी, ये सादरी, इसे सदान सादरी कीजिए इसको।
सादरी भाषा। ठीक है, सादरी, सादरी है ये झारखंडी गोंड में सादरी और नागपुरी एक भी बिंदु ना छूट पाए आपके पीटी के दृष्टिकोण से, इसलिए ये जितना भी फैक्चुअल जो भी पीटी के दृष्टिकोण से बन रहा है उन तमाम बातों का जिक्र हम करेंगे, कर भी रहे हैं। और आपका ये मेंस के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ जब जनजाति का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उस वक्त मेंस में आंसर राइटिंग लिखने वक्त इन अगर टॉपिकों को, अगर इन बिंदुओं को अगर आप आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही सुंदर और बेहतर ढंग से एग्जामिनर को लगेगा, क्योंकि आपका चेहरा एग्जामिनर को झलकता नहीं है, इसलिए आपकी लेखन शैली जितनी कौशल होगी उतना ही बेहतर क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग होगा। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से गोंड जाति ये गोंड जनजाति शासन व्यवस्था में इस प्रकार से उन लोगों की व्यवस्था थी, और यहां से इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाने की सवाल पूछे जाने की गुंजाइश है। अब यहां देखते हैं कि आपसे सीधा सीधा सवाल क्या पूछेंगे कि गोंड जनजाति के प्रधान को, या गोंड जनजाति जो पंचायत था, गोंड जाति पंचायत के जो प्रधान थे उस प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था, तो आपका वहां ऑप्शन बेंगा होगा। क्या होगा, बेंगा होगा, सयाना होगा, और सी ऑप्शन दे देगा दोनों, डी दे देगा नन। अब ये चार ऑप्शन हो गया, जबकि गोंड जाति पंचायत में अभी देखे कि बेंगा भी कहते हैं, सयाना भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा कि बेंगा भी कहते हैं, सयाना भी कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। ये में आपको बेंगा दिया था, बी में सयाना दिया था, और सी में ये भी दोनों दिया था, और डी में नन दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि गोंडा जाति पंचायत का जो प्रधान होता है उसको बेंगा भी कहते हैं, सयाना भी कहते हैं, इसलिए दोनों इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अब जो हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।